हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आप लोग मुझे देख रहे हैं कंपटीशन वाला चैनल के ऊपर। एंड आज हम लोग बनाने वाले हैं द माइंड मैप ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के अंदर, कि एनसीईआरटी को यहां पर वर्ड टू वर्ड एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2-3 स्लाइड्स वी विल बी राइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी, जो कि हैंड रिटन हमारा माइंड मैप होगा, जो कि आपका पूरा का पूरा एक बेस तैयार करेगा इस चैप्टर का। आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पहले से ही पता लग जाएंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर बुक, और उसके बाद हम लोग बकायदा एक बार एनसीईआरटी को जाकर के पढ़ेंगे आफ्टर दिस लेक्चर। सो 3 स्टेप प्रोटोकॉल यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले मैं आपको अपने हैंड रिटन स्लाइड्स देने वाला हूं, बकायदा बना बनाकर आपके साथ साथ बोल बोलकर मैं एक माइंड मैप ड्रॉ करूंगा। देन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा यहां पर, एंड देन आपको भी एक बार एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड गो थ्रू करनी है, जिसमें आपको आधे घंटे से भी कम लगेगा अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन इटसेल्फ, दैट व्हाट आर एनवायरमेंटल इश्यूज। आज के दिन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अर्थ के ऊपर, वो हम सबको पता है कि क्या है, पॉल्यूशन है। हम सब लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है। अर्थ के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो पॉल्यूशंस हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, चाहे वो वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस से रिलेटेड पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर से रिलेटेड पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड पॉल्यूशन हो। हर प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो राइज कर रहा है। ये सारे के सारे इश्यूज हैं किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। अगर हम इन इश्यूज को अभी केटर नहीं करते, अगर हम इनके लिए समाधान नहीं निकालने की कोशिश करते, तो आगे चल के समस्याएं और बड़ी होंगी और हमारी सस्टेनेबिलिटी पर इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। यानी आगे चल के हो सकता है कि हमारी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट हो और हमारे सर्वाइवल पर भी बात आ जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ जो है वो रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुका होगा और क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो एब्रप्टली हो रहे होंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा होगा। एंड उस टाइम पर जो कैलामिटीज़ हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा होगा, जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली, यू नो बहुत सारी जगह पर अर्थक्वेक आ रहा है और बहुत हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ रहा है कि 5-5, 6-6 हज़ार लोग तो बिल्डिंग के नीचे दब के मर जा रहे हैं। उसी हिसाब से कहीं पर सुनामी आ रही होगी, कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रही होंगी, कहीं पर धरती फट रही होगी, बीच में से क्रैक्स आ रहे होंगे। तो इसके लिए आज इस प्रॉब्लम को, इस इश्यू को समझना बहुत जरूरी है और इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस को सोचना भी बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते क्या क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन अ सीक्वेंस, और उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी जानना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे हमें एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा समस्या ना हो। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है पॉल्यूशन, कि भैया पॉल्यूशन होता क्या है। अब पॉल्यूशन आप क्या कह सकते हैं कि एक अनडिजायरेबल चेंज है। आप नहीं चाहते कि आपका एनवायरनमेंट खराब हो, तो अनडिजायरेबल चेंज होता है किस किस चीज के अंदर? आपके आसपास के एनवायरनमेंट की फिजिकल स्टेट के अंदर भी चेंज हो सकता है, केमिकल भी ये चेंजेस हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी ये चेंजेस हो सकते हैं। इस हिसाब के जो भी चेंजेस जो हम नहीं चाहते कि एक्चुअल में हो, बट किसी ना किसी वजह से हो रहे हैं, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। सो दे आर अनडिजायर्ड, दे आर अनवांटेड चेंजेस। और इन अनडिजायर्ड चेंजेस को करवाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स। जैसे प्लास्टिक है, हम बोलते हैं प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, तो प्लास्टिक क्या हुआ? एक पॉल्यूटेंट हुआ। हवा में अगर कोई खराब एयर घूम रही है, या सॉरी कोई खराब गैस घूम रही है, देन दैट इज बेसिकली अ पॉल्यूटेंट, राइट। जैसे केमिकल्स निकल रहे हैं आपके फैक्ट्री से, उसका जो धुआं है वो बहुत ज्यादा बुरा है, हमारे आसपास के वातावरण को वो खराब बना रहा है। सो उस केमिकल से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है, उसमें जो बुरी गैसेस हैं, दे आर ऑल्सो पॉल्यूटेंट्स। सिमिलरली कोई थर्मल पावर प्लांट है, अगर वहां से कोई एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो बैड फॉर द एनवायरमेंट, वो भी क्या है? आपका एक पॉल्यूटेंट है। तो ऐसे एजेंट्स जो कि पॉल्यूशन कराते हैं, ऐसे एजेंट्स जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट।
राइट। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि भैया ये पॉल्यूशन है कितने प्रकार का, कौन कौन सी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर केटर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, अब आपकी आंखों के सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे देखते हैं, वो भी एयर पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप एक 2 व्हीलर या 3 व्हीलर चला रहे हैं जो कि पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है। अब जब आप पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं ऑब्वियसली, वो बच जाते हैं। एंड दोज रिमेनिंग अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द सराउंडिंग, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। सिमिलरली कोई थर्मल पावर प्लांट है जहां से कुछ गैशियस एग्जॉस्ट निकल रहा है, कोई केमिकल फैक्ट्री है जहां से कुछ गैशियस एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो क्या करते हैं, हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं, वो हमारी हवा को पॉल्यूट करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके व्हीकल से बहुत खराब हवा निकल रही है, अगर आपके व्हीकल से बहुत खराब हवा निकल रही है, तो हम इसके अंदर क्या फिट कर दें, हम इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर फिट कर दें, कैटालिटिक कन्वर्टर फिट कर दें। कैटालिटिक कन्वर्टर में ये जो कैटलिस्ट होता है, ये प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम का हो सकता है। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कुछ सेफ गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर अनबर्न्ड आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होगा, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा दोस्त, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बुरी गैस है, राइट, लेकिन भैया कार्बन मोनोऑक्साइड से तो अच्छी है। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बुरी गैस है, पर भैया अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से तो अच्छी ही है। तो कंपैरेटिवली अच्छी गैस में हम क्या कर देते हैं, अपनी चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग अलग अलग जगह से निकलने वाले धुएं को प्योरीफाई करने के लिए स्क्रबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक हमारी जो मशीन है कैटालिटिक कन्वर्टर हो गई, एक क्या है भैया, स्क्रबर है। स्क्रबर जो है, S फॉर स्क्रबर, S फॉर SO2 को हटाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको साथ साथ ये चीजें याद करते हुए चलना है। एंड देन देयर इज अ टिपिकल मशीन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को मैं PPT लिख रहा हूं, यानी कि आपका प्रेसिपिटेशन लिख रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, भैया नाम के अंदर घुस जाइए, नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई हो रखी है, और प्रेसिपिटेटर मतलब चीजें प्रेसिपिटेट हो रही हैं, चीजें नीचे बैठ रही है। तो यहां पर क्या है, यहां पर भैया आपके कुछ पार्टिकल्स होंगे, समझ लीजिए आपका कोई हार्मफुल पार्टिकल है, तो पार्टिकुलेट मैटर के लिए है ये पर्टिकुलर टेक्निक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। आप किसी पार्टिकल को भारी बना करके उसे क्या कर रहे हो, प्रेसिपिटेट करा रहे हो। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो यहां पर बनाया हुआ है ना। अब क्या है, इसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज इंपार्ट कर दोगे, आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छिड़क दोगे तो नेगेटिव चार्ज इंपार्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये पार्टिकल्स यहां से यहां मूव कर रहे हैं, है ना। तो दूसरी साइड में क्या है, आपकी ग्राउंडेड प्लेट्स है। ग्राउंडेड प्लेट्स है मतलब यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से इस साइड मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, बट यहां पर ग्राउंडेड प्लेट्स है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर ये पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस पार्टिकल का वजन जिसका ज्यादा है वो यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, है ना। ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे पार्टिकल्स, क्योंकि यहां पर बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर पार्टिकल्स बैठ जाते हैं और हवा एक जगह से दूसरी जगह प्योरीफाई होकर के क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो एयर तो एक जगह से दूसरी जगह निकल गई, क्योंकि उसके तो लाइट जो है मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये जो पार्टिकल है इनको आपने पहले से ही इलेक्ट्रॉन डाल के कंपैरेटिवली थोड़ा और भारी बना दिया, और यहां पर ग्राउंडेड प्लेट्स पर ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इन ग्राउंडेड प्लेट्स पर बैठ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई आपने, स्टैटिक कर दिया पार्टिकल्स को, एंड प्रेसिपिटेट हो गए पार्टिकल्स, एक जगह पर बैठ गए, प्योरीफाइड एयर दूसरी जगह से आपकी बाहर निकल गई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इसे कहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर साइज, तो इसे PM 2.5 कहा जाता है, PM 2.5 कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर का जो है, 2.5 माइक्रोन का जो है, ये सबसे ज्यादा आपका हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है,
क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि प्लांट जब अपने स्टोमेटा को खोलता है तो उसके अंदर चले जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ को भी स्टंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड ह्यूमंस जो है ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि वो जब गैस इनहेल करेंगे ह्यूमंस तो उसके लंग तक भी पहुंच सकते हैं एंड अल्टीमेटली वहां पर जाकर भी आपकी ब्रोंकाइस को, ब्रोंक्यूल्स को, एल्वियोलाई को हार्म कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो 2.5 माइक्रोमीटर और इससे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, जिनको सेपरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो वजन भी छोटा है, तो ये कई बार प्रेसिपिटेट ना होकर आगे निकल जाते हैं। तो इनके लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जिससे कि हम इन्हें क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें। अब भैया ये 3 स्ट्रेटजी तो लगा लेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पेट्रोल और डीजल जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि भैया लीड की क्वांटिटी कितनी है। लीड जो है इसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और सीएनजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं कि भैया एक काम करो, सीएनजी लगाओ और छुटकारा पाओ पेट्रोल और डीजल से। तो सीएनजी क्या होती है, सीएनजी आपकी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पहली बात तो ये चीप होती है, यानी सस्ती होती है, पेट्रोल के कंपैरिजन में इसका भाव काफी कम होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसे चुराया नहीं जा सकता, इसे साइफन ऑफ नहीं किया जा सकता, चुराया नहीं जा सकता। तीसरा, यहां पर अडल्ट्रेशन नहीं करी जा सकती, मिलावट नहीं करी जा सकती पेट्रोल और डीजल की तरह। तो ये जो है एक अच्छी बात है सीएनजी की। एक जो खराब बात है वो सिर्फ यही है कि इसकी पाइपलाइन अभी पूरे भारत में डली नहीं है। अब तो डलनी स्टार्ट हो गई है, अडानी भैया डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक हर जगह पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है, तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो काफी कम है। अवेलेबिलिटी जो है वो इसकी काफी कम है। तो सीएनजी कुड बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के पॉल्यूशन की, तो सेकेंड टाइप का जो पॉल्यूशन है भैया वो होता है आपका नॉइस पॉल्यूशन। वो है आपका नॉइस पॉल्यूशन। अब नॉइस किसके थ्रू ट्रेवल करती है भाई, कोई आवाज है, वो कहां ट्रेवल कर रही है, मैं बोल रहा हूं, ये बात कहां चली गई, हवा में चली गई ना। और आपको भी हवा से ही सुनाई दे रही है। लेट्स से आप मोबाइल के ऊपर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मोबाइल से वो आवाज निकल रही है और आपके कानों तक पहुंच रही है, वाया एयर ही ये ट्रेवल कर रही है। कहने का ये मतलब है नॉइस पॉल्यूशन जो है ये आपका इंटीग्रेट कर दिया गया है विद द एयर पॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड विद द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के साथ इसे क्या कर दिया गया है दोस्त, इंटीग्रेट कर दिया गया है। और नॉइस पॉल्यूशन से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, है ना, रोबोट फर्स्ट। तो रजनीकांत साहब जो है वो अपना बैठे होते हैं चिट्टी रोबो बन के, एंड ऐश्वर्या राय जो है वो अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, उनका एमबीबीएस का एग्जाम था। और साथ में कई लोग जो है वो बहुत जोर से लाउड स्पीकर बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां पे ऐश्वर्या राय रहती थी वहां पर काफी सारे वृद्ध लोग भी रहते थे, एजेड लोग भी रहते थे। तो किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को पहले से कान में सुनने में दिक्कत होती है, तो वो जो लाउड स्पीकर थे उससे जो लोग हैं उनके दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ रही थी, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बहुत जोर की आवाज सुनते हो तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। जो हार्ट के पेशेंट है उनको छाती में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है हल्का हल्का, एंड इट कैन गो टू वर्स्ट केसेस ऑल्सो। आपको स्लीपलेसनेस हो सकती है, आपको नींद आनी बंद हो सकती है, आप एंशियस हो सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि यहां पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। सिमिलरली अगर एक जेट एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रही है, उस टाइम पर अगर आप उसकी आवाज सुन लो, उसके इंजन की आवाज सुन लो, तो हो सकता है आप अपनी सुनने की एबिलिटी हमेशा के लिए खो दो। इतनी भी ज्यादा आवाजें हो सकती हैं, इतनी खतरनाक आवाज है। तो इसीलिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए कि स्कूल और हॉस्पिटल्स के आसपास जो है रोड नहीं रहेगी, यानी रोड जो है काफी दूर बनाई जाएगी जहां से आपका ट्रैफिक गुजरता है। स्कूल तक और हॉस्पिटल्स तक व्हीकल्स की आवाज नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप हॉस्पिटल में देखोगे कहीं आसपास रोड है भी, जो कि काफी सारे हॉस्पिटल्स में है, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स पहले बन चुके थे, तो वहां पे नॉर्म बनाया गया कि हॉर्न फ्री जोन इसे डिक्लेयर कर दिया जाए। कोई भी आके बेवकूफों की तरह यहां पे हॉर्न नहीं बजाएगा, राइट। क्योंकि अंदर कोई पेशेंट होगा अगर तो उसे तकलीफ हो सकती है, तो दैट्स व्हाई उसे हॉर्न फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। सिमिलरली जो क्रैकर्स है, जो पटाखे लोग बजाते हैं, उसकी जो साउंड इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करने का जो है एक नॉर्म पास किया गया। देन अगर आप डीजे बजाना चाहते हैं, आपकी शादी है, ब्याह है, बर्थडे पार्टी है, तो अल्टीमेटली आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो डीजे बजाना है। फॉर एग्जांपल मेरा शहर जो है वो एक टियर 3 शहर है, बहुत ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ।
वहां पे 10 बजे के बाद आप म्यूजिक नहीं बजा सकते, पुलिस आएगी दूल्हे को उठा के ले जाएगी। और ऐसा हुआ है, अखबार में भी आया था। मतलब छोड़ दिया था वो अलग बात है, वो तो ऑब्वियसली यार किसी की शादी है तो ऐसे जाने थोड़ी देंगे, लेकिन हाँ दिस कुड गेट वर्स्ट, है ना। तो इसीलिए नॉइस पॉल्यूशन जो है, इसको लेने के देने के तरीके जो है वो हम देख रहे हैं कि अगर नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या क्या होंगी, और नॉइस पॉल्यूशन को आपको भगाना है तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप उसका गेट खोल के अंदर जाएंगे, अंदर आपको आवाज अच्छे सुनाई दे रही है, लेकिन जैसे आप गेट बंद करेंगे बाहर आपको आवाज नहीं आएगी। वहां पर साउंड प्रूफिंग करी हुई होती है और मफलर्स लगाए होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉइस मफलर्स। वो क्या करते हैं, नॉइस को मफल कर देते हैं, अंदर ही अंदर नॉइस घूमती रहती है, बाहर नहीं जा पाती। तो ऐसी साउंड प्रूफिंग की भी आवश्यकता है काफी सारी फैक्ट्रीज के अंदर भी, जहां पर अंदर बहुत खटपट की आवाज आती है, बाहर के लोग जिससे तंग ना हो, और अंदर भी जो है आपकी आवाज थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर के लोग भी उससे परेशान ना हो। दिस इज नॉइस पॉल्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू एनकाउंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन मतलब हमारा जो नेचुरल वाटर रिसोर्स है उसकी क्वालिटी में खराबी आना। तो जब भी आप पानी में कुछ फेंकते हैं, हमें ऐसा लगता है पानी सब कुछ धो सकता है। हमारे दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन क्या है कि किसी भी चीज को साफ करने के लिए पानी यूज कर लो, विच इज करेक्ट। लेकिन पानी को कौन साफ करेगा भाई, उसके बाद पानी तो गंदा हो गया उस चक्कर में, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते अब गंगा मैली को भी तो साफ करना है मेरे दोस्त। तो इसीलिए उसका भी ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा, नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, समझ लीजिए कोई फैक्ट्री है और उसके पास एक आधा वाटर रिसोर्स है, जो कि होता है, फैक्ट्री वाले बहुत शाणे होते हैं, वो अपने केमिकल को डायरेक्टली कहीं पर फेंकने जाएंगे तो इट विल बी एन एडिशनल कॉस्ट। वो क्या करते हैं, अपना एक पाइप निकालते हैं और नदी में छोड़ देते हैं, जिससे नदी में सारे का सारा सामान जाता रहे, और नदी गंदी हो रही है उससे उन्हें कोई पर्सनली घाटा हो नहीं रहा, अल्टीमेटली जिसको घाटा है वो अपना देख लेगा। इससे क्या होता है कि वाटर बॉडी जो है वो एजेड होना स्टार्ट हो जाती है, बूढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस जहां पर एजिंग होती है किसी वाटर बॉडी की, स्पेशली किसी लेक की, है ना। तो जब आपकी वाटर बॉडी बनती है वो धीरे 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 क्या होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लैंड पार्ट। जैसे अगर आपकी कोई वाटर बॉडी है, ये अगर आपकी वाटर बॉडी है, यहां पर मैं नीचे लैंड बना देता हूं, ये आपकी वाटर बॉडी है और यहां पर आपका पानी है, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि इस वाटर बॉडी के अंदर अगर कोई जीव जंतु रह रहा है तो वो जीव जंतु टाइम के साथ मर भी रहे होंगे और नीचे जाकर के आपके सेटल भी हो रहे होंगे। तो अगर वो नीचे जाकर के सेटल हो रहे हैं तो आपका ये जो लेयर है ये आपका थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ ऊपर आता रहेगा और ऊपर आता रहेगा, एंड अल्टीमेटली ये जो वाटर बॉडी है ये आपकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब आप इस वाटर बॉडी के आसपास कोई फैक्ट्री लगा देते हैं और उस फैक्ट्री से केमिकल्स आकर के यहां पर इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपका नाइट्रेट हो गया, जैसे आपका फॉस्फेट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लांट वगैरह की ग्रोथ के लिए इन द वेरी इनिशियल फेज, क्योंकि क्या है, मिनरल्स है। अगर नाइट्रेट फॉस्फेट बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपके साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपके एल्गी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपके फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। और इस चक्कर में क्या होगा, जितनी जल्दी ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा डेथ भी होना स्टार्ट होंगी और बहुत जल्दी जल्दी आपकी वाटर बॉडी जो है ये एजेड हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं कि भैया ये जो है यूट्रोफाइड हो गई, यूट्रोफिकेशन हो गया, इसके अंदर ये एजेड हो गई। तो हमें क्या करना है, इस पानी को साफ रखना है, इस पानी को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व जो कि हम लोगों को पढ़ना होता है। उस कर्व को हम लोग देख लेते हैं, इसे हम कहते हैं बीओडी एनालिसिस, है ना। बीओडी एनालिसिस कहते हैं कि एक पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और उसके अंदर आपकी बीओडी कितनी है। बीओडी क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी अगर समझ लो एक पानी का यहां पर सैंपल है और इसके अंदर बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को खा खा कर खत्म करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, और इन बैक्टीरिया को क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा भैया। तो जितना ज्यादा कचरा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी बाय बैक्टीरिया, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता जाएगा बैक्टीरिया आपका कम एक्टिव होता जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जाएगी। यानी
जब आप यहां पर कचरा ऐड करते हो, यहां पर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ऑर्गेनिक मैटर। जब आपने कचरा इस लेवल पे ऐड किया तो आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अचानक से बढ़ी। आपने अचानक से बहुत कचरा ऐड कर दिया, बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए उसको खाने के लिए, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी आपकी अचानक से बढ़ी। और धीरे धीरे बैक्टीरिया इस कचरे को खा खाकर खत्म कर देंगे, धीरे 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 खत्म कर देंगे, और आपका यहां पर ये जो बीओडी है आपका कम हो जाएगा, पानी दोबारा से साफ हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो पहले आपका ऑक्सीजन खूब सारा रहा होगा, पानी एकदम साफ है। अब आपने अचानक से इतना कचरा डाल दिया तो पानी के ऑक्सीजन की मात्रा जो है एकदम कम हो गई, पानी एकदम बेकार हो गया। और धीरे धीरे जैसे पानी साफ होता जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होती जाएगी, वापस अपने लेवल पर आती जाएगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। दिस इज योर ग्राफ फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड योर ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से भी चीजें आपकी होती हैं। और वाटर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए दिस इज अ पर्टिकुलर मेथड कि आप या तो बैक्टीरिया ऐड कर सकते हो, और एक इनोवेटिव अप्रोच लगाया गया हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो आस पास के एक गांव में गए जिसे आर्कटा कहा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में पाया जाता है ना, वहां का एक गांव है। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो मेथड है उनका तो इस्तेमाल करेंगे ही, उसके अलावा हमें 60 हेक्टेयर की जमीन दे दो, उसको हम 6 टुकड़ों में तोड़ेंगे, और 6 टुकड़ों में तोड़कर हम लोग गारंटी देते हैं कि आप लोग जिंदगी भर साफ पानी पिएंगे, वो भी नेचुरल सोर्सेज से साफ किया हुआ पानी पिएंगे। तो ऐसा क्या इन्होंने आविष्कार कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या बोला कि भैया नॉर्मल पानी को साफ करने के जो तरीके हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन जिससे मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए, फिल्ट्रेशन जिससे कि आप अनवांटेड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले अलग कर दो, वो तो हम लोग करेंगे ही। उसके अलावा ये जो 6 आपके चैम्बर्स हमने यहां पर बनाए हैं, एक बड़ा जो 60 हेक्टेयर की जमीन है उसे 6 टुकड़ों में तोड़ा है, यहां पर कोई बैक्टीरिया उगा देंगे हम लोग, यानी बैक्टीरिया रख देंगे हम उस मिट्टी पे, जो कि आपके क्या करे, जो पानी के अंदर पाए जाने वाले बुरे बुरे एलिमेंट्स हैं उनको क्या करें, एब्जॉर्ब कर ले। कुछ एल्गी रख देंगे हम इसी हिसाब से, कुछ साइनोबैक्टीरिया रख देंगे, है ना, जो कि क्या करें, हैवी एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे जैसे पानी जाता जाएगा आगे, कुछ फिशेज हैं जिनको ये पानी मिलता जाएगा तो ये भी ग्रो करती रहेंगी, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ये भी आपकी यहां पर ग्रो करती रहेंगी। तो फिशेज और बर्ड्स भी सस्टेन कर रही है, बैक्टीरिया एल्गी साइनोबैक्टीरिया को भी खाने के लिए खाना मिल रहा है, और आपका पानी भी जब दूसरे एंड पर पहुंच रहा है तो वो भी प्योरीफाई होता जा रहा है। और क्या लोगे भाई। तो आर्कटा के लोगों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया मॉडल, और उन्होंने गठन किया फोम का, है ना। फोम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। इन्होंने बोला कि हमारे गांव के जो लोग हैं आर्कटा के, वो इस प्रोजेक्ट की जिंदगी भर हिफाजत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमेशा चलता रहे और पानी की प्योरिफिकेशन ऐसी ही होती रहे। आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जो हमारा सीवेज वाटर रहता है ना, इसमें 99.9% जो है वो तो वाटर ही है। इंप्योरिटी कितनी है, सिर्फ 0.1% आपकी इंप्योरिटी है, और वो 0.1% इंप्योरिटीज ही पानी को पीने योग्य नहीं रहने देती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अलग अलग प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करें और पानी को पीने योग्य रखें। यह आपका वाटर पॉल्यूशन है। देन अगर आप देखें तो काफी सारी और चीजें हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना, जैसे कि आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आएंगे, ई वेस्ट भी आएंगे, काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक जो है आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी इसको आप डिग्रेड तो कर नहीं सकते। तो अहमद साहब की जो केस स्टडी है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक इंसान है बेंगलोर के जिनका नाम है अहमद खान। अहमद खान साहब ने क्या किया, जो कबाड़ी वाले होते हैं उनसे प्लास्टिक खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब वो नॉर्मली जिस जगह पर बेचने जा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा उन्हें कीमत दी कि भैया तुम मेरे पास प्लास्टिक लेके आओ, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। तो कबाड़ी वाले भी उस चीज से खुश थे और अहमद खान साहब भी उस चीज से खुश थे कि हाँ भाई मेरे को प्लास्टिक मिल जा रहा है जिसको मैं सेग्रीगेट करके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किए, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किए, और इसमें क्या मिला दिया, बिटुमिन मिला दिया, जो कि रोड डालने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड यहां पर क्या बन गया आपका पॉली ब्लेंड, है ना, इसमें बिटुमिन का ब्लेंड डाला, और पॉली मतलब पॉलीथीन के टुकड़े यानी प्लास्टिक के टुकड़े यहां पर मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने बेंगलोर में बकायदा इस पॉली ब्लेंड से एक रोड ले करी, यानी एक पूरी की पूरी रोड बनाई। और इन्होंने देखा कि ये जो रोड है ये आम रोड से
3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई है तो जाहिर सी बात है ये वाटर रिपेलेंट है, तो पानी इसमें जमेगा नहीं जैसा कि हमारा नॉर्मल रोड्स में जम जाता है और रोड खराब हो जाती है। तो इस केस स्टडी से हमें पता लगता है कि बेहतर रोड बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ पॉली ब्लेंड। देन अगर आप देखें तो अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक और सस्टेनेबल अप्रोच, जिसे हम जीरो वेस्ट अप्रोच बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया। और ये जो जीरो वेस्ट अप्रोच था ये कौन लेकर के आए? ये लेकर के आए हमारे रमेश चंद्र डागर साहब, हरियाणा के। रमेश चंद्र डागर साहब ने क्या कहा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं एक चीज को दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकता हूं, मेरे को किसी भी चीज के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी बारिश का पानी आता तो ये क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते, यानी बारिश के पानी को यहां पर जमा कर लेते, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते। ठीक है भैया। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इनको पानी मिल जा रहा है और उसके साइड में क्या है, इन्होंने छोटी छोटी गैया पाल रखी है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, गाय पाल रखी है। ठीक है। अब ये जो गाय पाल रखी है तो ये गाय क्या करेगी भैया, गोबर भी करेगी, है ना। तो यहां पर इस गाय का गोबर जो है ये आ गया, एंड इस गाय का क्या आ गया भैया, बाल्टी भर के दूध भी आ गया। इस गाय का बाल्टी भर के दूध भी आ गया। ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, मधुमक्खी पालन भी कर रखा है। अब भैया मधुमक्खी बनानी पड़ेगी, है ना। तो मधुमक्खी गाय से बड़ी ना बन जाए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब इन्होंने मधुमक्खी पालन भी कर रखा है। तो यह है आपकी बी। अब बी क्या क्या बनाती है भैया, बी दो चीजें बनाती है, आपका बी वैक्स भी बनाती है एंड आपका हनी भी बनाती है। और इनके खेत तो है ही भैया, तो खेत में हरी भरी हरियाली तो है ही। तो यहां पर क्या हो गया भैया, खेत में इन्होंने पौधे उगा रखे हैं, क्रॉप उगा रखे हैं, क्रॉप उगा रखे हैं। ठीक है। अब देखो एक ही कलर से हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने जीरो वेस्ट अप्रोच को तैयार किया। भाई गाय को जिंदा रहने के लिए पानी पीना है, बिल्कुल पीना है। क्या पानी फ्री में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। गाय को जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, क्या खाना फ्री में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। गाय ने जो दूध दिया, क्या इससे पैसा आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो मॉनेटरी गेन तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ही। गाय ने जो गोबर किया, क्या इससे खाद मिल जाएगी खेतों को? बिल्कुल मिल जाएगी। ये जो बी है, क्या इससे पॉलिनेशन हो जाएगी खेतों में? बिल्कुल हो जाएगी। बी से जो हनी आया, क्या इस हनी से पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यहां से जो वैक्स मिला, जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, क्या यहां से पैसा आ जाएगा? बिल्कुल पैसा आ जाएगा। राइट। सारी की सारी चीजें जीरो वेस्ट पे चल रही है। एक जगह का वेस्ट दूसरी जगह यूज कर लिया, दूसरी जगह का वेस्ट तीसरी जगह यूज कर लिया, एंड सो ऑन। चीजें घुमाते रहे रमेश चंद्र डागर साहब, और एक भी चीज इन्हें खरीदनी नहीं पड़ी। इसे कहते हैं जीरो वेस्ट अप्रोच। अब एक एग्जांपल जो दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड एज इकोसैन टॉयलेट्स, है ना। अभी हम सीवेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो इकोसैन क्या है? इको का मतलब है इकोलॉजिकल एंड सैन का मतलब है सैनिटेशन, यानी ऐसे सैनिटेशन जो कि इकोलॉजिकल भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, पैसा भी बचे और उसमें वेस्ट भी ना हो और किसी को ये हार्म भी ना करे। तो श्रीलंका और केरला के अंदर काफी सारे टॉयलेट्स बनाए गए हैं जो कि ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट है, यानी वहां पर आप जो करके आओगे काम, वो ड्राई कंपोस्ट के फॉर्मेट में, एक पैलेट के फॉर्मेट में आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बहुत ड्राई कर दिया जाएगा। तो जीरो वाटर की यहां पर वेस्टेज होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर आप घर में नॉर्मल टॉयलेट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो यूजुअली वो 20 लीटर की टंकी होती है फ्लश में। तो आप जब नॉर्मली भी टॉयलेट करने जा रहे हो तो 20 लीटर पानी आप क्या कर रहे हो, वहां पे यूटिलाइज कर रहे हो। और दिन में करोड़ों लोग करते हैं ये काम, जाहिर सी बात है हर कोई कर रहा है, तो दिनचर्या का पार्ट है मेरे भाई। तो इतना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। अगर हम ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा पानी हमारे यहां पर बच सकता है। ठीक है। तो ये आपका श्रीलंका में एंड केरला में बनाया गया है। देन आपका एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सॉइल पोल्यूशन। क्या आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो फर्टिलाइजर्स का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है, उसके अंदर केमिकल्स जमा होते जा रहे हैं। और वही केमिकल्स आपके पहुंचते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जिनको हम लोग खाते हैं, यानी हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं। सॉरी। So it becomes really important to protect our soil also.
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी वेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हमारी कंट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इंपोर्ट करती है, ई वेस्ट को इंपोर्ट करती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट और महंगे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ब्रास एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो है यहां पर पाई जाती है। तो अमेरिका क्या करता है, ये जो ई वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोसेस है मैनुअल होता है, वो नहीं चाहते कि उनके आदमी इस ई वेस्ट को छुए, क्योंकि इट इज हजार्डस, तो उनको बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या करते हैं, लोड करके इस ई वेस्ट को अलग अलग देशों में पहुंचा देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, भारत, चाइना एंड काफी सारे जो गरीब देश हैं उनके अंदर। चाइना जानबूझ के इंपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे डिवाइसेस सस्ते बनाने होते हैं। वो क्या करता है, अमेरिका से जो सस्ता वेस्ट आया हुआ है उसको दोबारा से रिसाइकल करता है, उसको दोबारा से इस्तेमाल करता है और फोन बना देता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना देता है। इसीलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सस्ते हैं, राइट? क्योंकि उनको बाकी सारा माल जो है बाहर से मिल जा रहा है। तो अमेरिका जो है अपना वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है दूसरे देशों के अंदर, और बाकी देश जो है उसको जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर मैनुअल सेग्रीगेशन का प्रोसेस है, हाथों से सारी की सारी चीजें अलग करनी पड़ती है, कोई मशीनरी इसके लिए नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हजार्डस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ज्यादातर इनमें से मेन जो धातु है वो निकाल ली जाती है, जो एलिमेंट्स है, कॉस्टली एलिमेंट्स है, वो निकाल लिए जाते हैं, और बाकी जो प्लास्टिक का मटेरियल जो बचता है, जो फ्रेम वगैरह बचते हैं, वो आपके क्या किए जाते हैं, डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। सिमिलरली आप यहां पर देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट में, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये आपको पता है, ये तो भैया इसको छूते ही आपको कैंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है आपकी बॉडी में म्यूटेशन करा देती है झटपट। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप रेडियो एक्टिव मैटर से दूर रहें। जब हम लैब में भी काम करते थे तो उस टाइम पे एक अलग से रेड कलर का पॉलीबैग है, एक अलग से डस्टबिन है जिसको बकायदा वहां पर रखा हुआ है। इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो उसकी डिस्कार्डिंग अलग होती थी, उसको नॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल कचरे के साथ हम लोग नहीं फेंकते थे, उसको अलग से ही रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो वेस्ट है इसको यूजुअली क्या किया जाता है, क्योंकि हजार्डस है काफी, तो जमीन के अंदर बहुत ही डीपली एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर कंक्रीट का पूरा टैंक बना करके उसके अंदर डाला जाता है, जिससे कि रिस ना जाए और आपका किसी और चीज में मिक्स ना हो जाए। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, उसके आसपास अगर ये मिक्स हो गया तो इट कुड बी अ डिजास्टर। तो उसे बहुत डीपली अंदर डाला जाता है एक कंक्रीट के टैंक में, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मैटर है और जो आपका ऐसा मैटर है जो कि एक्सप्लोड हो सकता है, उसको बहुत आराम से, सतर्कता से रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर यह बताया गया है कि भैया अब हम इन चीजों को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। भाई दुनिया में जो चीज खराब हुई है वो एज इट इज वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा सकती है। तो उसके लिए रीफॉरेस्टेशन का एक अप्रोच बताया गया है। पहले तो आपके पास जो रिसोर्सेज है उन सबको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, स्टॉप ओवर एक्सप्लॉइटिंग। अगर कोई चीज हमारे पास है उसको हम पूरा ही एक्सप्लॉइट करें, दिस इज नॉट गुड। तो ओवर एक्सप्लॉइटिंग को स्टॉप करो सबसे पहले, अगली जनरेशन के लिए भी कुछ कुछ छोड़ना है ना भाई। तो इसलिए ओवर एक्सप्लॉइटिंग बंद करो, एंड उसके बाद क्या करो भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, है ना। और पेड़ काटो मत, अगर पेड़ लगा नहीं रहे तो पेड़ काटना भी मत, है ना। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन कैसे रोक सकते हैं भैया, तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आती है अमृता देवी जी की, है ना। अमृता देवी जी ने अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी थी टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन। काफी लोग जो थे पहले राजा महाराजा के टाइम पे वो महल बनाने के लिए लकड़ियां लेने आए थे, है ना। और लकड़ियां लेने के लिए जब वो गए जंगल के अंदर, तो काफी लोगों ने कहा कि भैया हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। पर राजा के जो डिसीजंस थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ब्लंट होते थे। अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ये चीज चाहिए, अदरवाइज जो गया है काम करने और वो काम किए बिना लौट गया तो उसका सर कटेगा। तो पहले चीजें बहुत अलग थी। अभी तो अगर कोई ऐसा कर दे तो बहुत जल्दी उसकी वीडियो बना करके डाल दी जाए इंटरनेट पे, एंड इट कैन गेन अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, और सामने वाला जिसने गलती की है उसको इसका अच्छा खासा भुगतान करना पड़ सकता है।
पर पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा का जो डिसीजन है वो सबसे ऊपर रहता था। तो जब उन्होंने कहा अपने टीम से कि भैया जाके लकड़ियां लेके आओ, पेड़ काट के लेके आओ, कि मेरे को यही स्पेसिफिक पेड़ चाहिए, इसी गांव में मिलते हैं, इससे काट के लेके आओ लकड़ियां, तो लोगों ने मना किया। और जब लोगों ने मना किया तो लोगों ने पेड़ को जो है गले लगा लिया कि या तो भाई पेड़ काटोगे तो हमें भी काटो, और या तो चुपचाप चले जाओ। अब चुपचाप जाने का ऑप्शन नहीं था, तो कई लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई पेड़ बचाने के लिए। तो इसलिए अमृता देवी जी के नाम पे अवार्ड्स भी रखे जाते हैं बाकायदा, कि जो लोग एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान लगा देते हैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन और एज अ टीम, उनको अमृता देवी जी के नाम पर रखे गए अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ओके, एंड देन चिपको मूवमेंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। चिपको मूवमेंट में काफी सारी जो औरतें थी, इन्होंने अपने आसपास के पेड़ों को कटने से बचाया था। कॉन्ट्रैक्टर जब पेड़ काटने आए तो इन्होंने हक कर लिया पेड़ों को, और कॉन्ट्रैक्टर की इतनी मजाल नहीं है कि वो इंसानों को काट दे, तो पेड़ भी आपके बच गए। और दैट्स वाई चिपको मूवमेंट जो है एक बहुत ही सफल मूवमेंट के तौर पे काउंट किया गया। ये आपके पूरे चैप्टर की बेसिक समरी है, ये आपका एक्चुअल माइंड मैप है जो कि हमें ड्रॉ करना था। अब हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट्स क्या क्या स्किप हुए हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर और एडेड है, उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है भैया, तो पॉल्यूशन क्या होता है हमको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया है, पॉल्यूटेंट क्या होता है हमें बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया है। जैसे आपका नॉइस है, नॉइस पॉल्यूशन फैलाता है, SO2 है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है, आपकी एक्सेसिव हीट है थर्मल पावर प्लांट की, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लेके आ रही है, यानी फिजिकल नेचर को चेंज कर रही है ना। और इसी तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर में भी अगर कोई चेंज करेगा एनवायरमेंट के, तो पॉल्यूशन हो जाएगा वाया डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स जिन्हें हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सन 86 के अंदर आया, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में सारे के सारे शामिल हो गए, आपका एयर पॉल्यूशन, आपका वाटर पॉल्यूशन, आपका लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाता है। तो हमें अलग से भी डेट्स याद करनी है, एयर पॉल्यूशन एक्ट कब आया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका सन 86 में आया, जिसमें कहा गया कि भैया हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें एनवायरमेंट की क्वालिटी को एनहेंस करना है। ठीक है भैया, अब देखो एयर पॉल्यूशन जो है, इसका मतलब है कि एयर की जो क्वालिटी है इसमें बदलाव आ रहे हैं, और वो घटिया बदलाव है, यानी अनडिजायरेबल चेंजेस है, एयर की क्वालिटी खराब हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इस एयर की क्वालिटी खराब होने से क्या होगा, ये हार्म करेगी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे प्लांट में ग्रोथ कम कर देगी, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की हमने बात करी थी, हमारे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर घुस के हमें भी बीमारियां कॉज करेगी और हमारे लंग्स को भी डैमेज करेगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि आप स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था S फॉर स्क्रबर, S फॉर SO2, ये SO2 को हटाने के काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर को प्रेसिपिटेट करता है। 99% से भी ज्यादा पार्टिकल्स को जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकल रहे हैं, उनको ये क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। सिर्फ 1% पार्टिकल जो बहुत छोटे साइज के हैं वो यहां पर बच जाते हैं। एंड यहां पर देखेंगे काफी हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका SO2, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड आपके हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोकार्बन्स, ये जो है ये आपका पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनको हमें सेफ गैसेस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे भैया, CO को CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, हाइड्रोकार्बन को वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, CO2 के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, एंड सो ऑन। राइट, तो पॉल्यूशन बचाने के लिए अब हम कर क्या क्या सकते हैं, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आज तक हुई हैं। सबसे पहले तो फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, आपको अच्छे तरीके से पता है, जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 15 साल के अंदर एक्सपायर हो जाती हैं, जो डीजल की गाड़ियां हैं 10 साल के अंदर एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है, लो सल्फर पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल में कम सल्फर होना चाहिए, कम लीड होनी चाहिए, कम आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, और गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर जो है जिसमें आपका प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगा हुआ था, ये भी आपके होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के पेट्रोल में लीड ज्यादा है और सल्फर ज्यादा है तो वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर को हार्म करते हैं, और ये बना हुआ है प्लेटिनम पैलेडियम से, जो कि बहुत महंगी धातु है। तो अगर आपका पेट्रोल घटिया क्वालिटी का है तो आपका ये प्लेटिनम पैलेडियम जो है कैटालिटिक कन्वर्टर में ये घिस जाएंगे, और इनको लगवाना है बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ये हैं बहुत ही महंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन क्या होती है, यहां पे डर्टी एयर आ रही है, ये डर्टी एयर के पार्टिकल है, इनको चार्ज कर दिया गया है ना, इसके ऊपर
इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए गए हैं, तो ये भारी भारी पार्टिकल्स हो गए। अब आगे जो ग्राउंडेड प्लेट्स हैं उनके ऊपर ये जाकर के बैठ जाएंगे और क्लीन एयर जो है वो आगे से निकल जाएगी। पार्टिकल यहां पर बैठ गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इसे कहा जाता है। स्क्रबर में क्या होता है, गंदी हवा नीचे से ऊपर गई और ऊपर से क्या आया, आपका वाटर और लाइम का सोल्यूशन इस पे क्या किया गया, छिड़का गया। ठीक है, तो वाटर और लाइम का सोल्यूशन जब छिड़का गया तो क्या हो गया भैया, सल्फर जो है वो नीचे आ जाएगा इसके साथ एंड क्लीन हवा जो है वो ऊपर चली जाएगी। जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो लाइम के साथ रिएक्ट कर लेंगे और वो तो नीचे आ जाएंगे, साफ हवा आपकी ऊपर चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सो अल्टीमेटली इट कुड बी अ ग्रेट मेथड टू क्लीन द एयर। अब देखिए सीएनजी का इस्तेमाल क्यों करें भैया पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में, एक तो सस्ता है, चोरी नहीं हो सकता, ठीक है, और एफिशिएंटली जलता है। अगर आप पेट्रोल डीजल को देखें तो उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, सीएनजी एफिशिएंटली जलता है, तो हाइड्रोकार्बन का लेवल अगर कम है इसका मतलब कम पॉल्यूशन ये कॉज करेगा। आपको मैंने बताया था सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोन या उससे नीचे है ये सबसे ज्यादा बेकार पार्टिकल्स हैं। इतने छोटे हैं कि ये प्लांट और एनिमल में घुस सकते हैं बहुत प्यार से और इनकी वर्किंग को डैमेज कर सकते हैं। एयर एक्ट कब आया, 1987 में आया। अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और एयर एक्ट जो है 1987 के अंदर आया। ठीक है, तो एक साल बाद ये आपको देखने को मिला। देन गाड़ियों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए, तो चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर, चाहे 2 व्हीलर, इनके लिए BS4 जो है ये रूल्स, ये नॉर्म्स जो है ये आपके बनाए गए। और BS4 है, चौथा महीना कौन सा होता है साल का, अप्रैल, तो ये आपके अप्रैल में लागू किए गए थे 2017 में सारे के सारे। तो अब हम जो फॉलो कर रहे हैं, हालांकि हम BS6 तक पहुंच चुके हैं, बट एनसीईआरटी में अगर BS4 दे रखा है तो हमें BS4 ही मार्क करना है। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता क्वेश्चन, क्योंकि डेटा अपडेटेड नहीं है। कोई बच्चा अगर एडवांस है और उसको पता है हम लोग BS6 में चल रहे हैं और अगर वो BS6 मार्क कर देगा तो उसे आप गलत थोड़ी ठहरा दोगे क्योंकि एनसीईआरटी में BS4 दिया है। तो इट्स नॉट राइट, या तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और अगर क्वेश्चन आएगा तो BS4 या उससे पिछले सारे नॉर्म्स दिए होंगे, रीसेंट वाले नहीं दिए होंगे। तो आंसर हमें BS4 ही करना है जो अप्रैल 2017 में लागू हुआ था। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत स्टेज 4 कब लागू हुई थी, पूरी कंट्री के अंदर लागू हुई थी अप्रैल 2017 में। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब जो हमारे पेट्रोल और डीजल है इसमें लेड की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कैटालिटिक कन्वर्टर है इसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम लगा रहता है जो कि बहुत महंगा है, और अगर लेड ज्यादा होगा, सल्फर ज्यादा होगा तो इस कैटालिटिक कन्वर्टर को हार्म होगा। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो टॉक्सिक गैसेस रहती है इनको नॉर्मल या कम टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट करता है। जैसे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन लगा के इसने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऑक्सीजन लगाकर वाटर बना दिया। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको नाइट्रोजन गैस बना दिया, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मोर देन 78% वैसे ही पाई जाती है। तो ये तो नॉर्मल गैस है ही, वो तो हमारी सांस के अंदर आ ही रही है। ठीक है, तो आप हजार्डस गैसेस को नॉर्मल गैसेस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज पॉल्यूशन जो है इससे होता क्या क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा तेज कोई भी चीज बजा रहे हैं, है ना, और आसपास के लोगों को तकलीफ हो रही है, तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है, नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, कान की जो हड्डियां हैं ऑसाइकल है वो भी डिसलोकेट हो सकती है अगर बहुत जोर की आवाज है तो। ईयर ड्रम को परमानेंट डैमेज हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो अब क्या करें, आप साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, मफलिंग का इस्तेमाल करें, है ना, लाउड स्पीकर और क्रैकर के यूज को रेस्ट्रिक्ट करें, एक टाइमलाइन बना दें और एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर दें कि भाई इससे तेज आप लोग क्रैकर्स नहीं बजा सकते, जो कि सेट हो जाती है क्रैकर में, जितना बारूद डालोगे उसी हिसाब से वो चीजें सेट हो जाती है। डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन, ये मैं आपको बता चुका हूं, स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न फ्री जोन्स बनेंगे, है ना। और ईयर मफ्स का इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में। अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आपको ईयर मफ्स दिए जाएंगे, जिससे उस फैक्ट्री की आवाज ठक ठक से आपको मेंटल डैमेज, मेंटल हार्म ना हो। ठीक है, और ये जो नॉइज पॉल्यूशन है इट इज अ पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ओनली, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये आपका एयर पॉल्यूशन के अंदर ही क्या कर लिया गया था, इंटीग्रेट कर लिया गया था।
जब एयर पॉल्यूशन एक्ट अमेंड हुआ था उस टाइम पे नॉइस पॉल्यूशन को भी उन्होंने एयर पॉल्यूशन में ही कंसिडर कर लिया। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। अब पॉल्यूशन तो सेम चीज होती है, अनडिजायरेबल चेंज है इसमें वाटर में। तो वाटर जब ह्यूमन यूज के लायक ना बचे उस टाइम पर आप कहते हैं कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है, और इस वाटर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर एक्ट लाया गया 1974 में। तो 1986 में एनवायरमेंट एक्ट, 1987 में आपका एयर एक्ट, और वाटर एक्ट कब आया? 1974 में, यानी ये सबसे पहले आया है अभी तक। वाटर एक्ट सबसे पहले आया है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बताया। अगर आप डोमेस्टिक सीवेज की बात करेंगे तो 99% तो इसके अंदर वाटर ही है, सिर्फ 0.1% इंप्योरिटीज है। और ये जो 0.1 इंप्योरिटीज है सिर्फ यही आपके पानी को पीने लायक नहीं रहने देती, यानी इतनी कम इंप्योरिटी, बट फिर भी आप उस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के क्या है, केमिकल्स हैं, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं। जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड होंगे कुछ पानी के अंदर जो सस्पेंड कर रहे होंगे, राइट। जैसे कि आपका मिट्टी है, आपका सिल्ट है यानी रेत है, आपकी क्ले है, ये पानी में नीचे बैठ सकते हैं, ये सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कोलॉइडल होते हैं, जो पानी में बीच बीच में कहीं पर घूमते रहते हैं। जैसे कि आपका फीकल मैटर है, यानी ऑर्गेनिक एक्सक्रीटा जो आपने रिलीज किया वो आपका कोलॉइडल में आ गया। बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज करेगा, आपका क्लॉथ है, कपड़ा है, आपका पेपर है, ये सारी जो चीजें हैं कोलॉइडल में आती है। डिसॉल्व्ड मटेरियल मतलब इनका साइज इतना छोटा है कि ये पानी में मिल जाते हैं बहुत प्यार से, और यहां पर आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, और इनको रिमूव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डिसॉल्व हो चुके हैं। कोई चीज अगर दूसरी चीज में मिल चुकी है उसको निकालना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपको पता है कि जो जो बायोडिग्रेडेबल चीजें रहेंगी वो तो डिग्रेड कर दी जाएंगी, है ना। तो हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है, इसमें काफी सारा मैटर बायोडिग्रेडेबल रहता है, और माइक्रोब्स उसके ऊपर एक्ट करके, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करके उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे डिग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट वाटर आया है आपका इंडस्ट्रीज से, यानी फैक्ट्रीज से, जैसे कि कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, कोई पेपर इंडस्ट्री है, कोई मेटल इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर हैवी मेटल्स भी पाए जा सकते हैं। हैवी मेटल्स मतलब ऐसे मेटल्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है, जैसे आपका मर्क्यूरी हो गई, जैसे आपकी कैडमियम हो गई, आपका कॉपर हो गया, आपका लेड हो गया। तो ये जो है आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले एलिमेंट्स है, हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। अब पानी कितना गंदा है वो हम मेजर करते हैं बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपके पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो जो बैक्टीरिया आएंगे वो ऑक्सीजन को यूज करके उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। यानी गंदगी अगर ज्यादा है तो बैक्टीरिया जो आएंगे उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी जितना गंदा पानी उतना ज्यादा बीओडी, ठीक है। जितना गंदा पानी उतना ज्यादा आपका बीओडी, और बीओडी जब कम हो जाएगा तो उतना साफ आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो बीओडी इज अ मेजर कि आपका पानी कितना गंदा या कितना साफ है। यहां पर ग्राफ देखो, जब आपने यहां पर गंदगी ऐड कर दी है, आपने यहां पर गंदगी ऐड कर दी है ना, सीवेज डिस्चार्ज, यहां पर आपने सीवेज ऐड कर दिया है, तो देखो क्या हुआ। आप देखो भैया यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग कलर से हम लोग पढ़ेंगे। आपका यहां पर बीओडी एकदम कम था, बीओडी एकदम कम था क्योंकि पानी आपका साफ है। लेकिन अब जब आपने सीवेज डाल दिया इसके अंदर तो पानी अचानक से गंदा हो गया, इसकी बीओडी खूब बढ़ गई, और फिर बैक्टीरिया आकर उस बीओडी को कम करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, तो बीओडी आपकी नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाएगी। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, आपका जो ऑक्सीजन था, पहले जब पानी आपका साफ था तो ऑक्सीजन आपका मैक्सिमम था, और जैसे ही आपने यहां पर सीवेज लोड किया तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी घट गई घट गई घट गई, और बाद में जैसे जैसे पानी साफ होता गया सीवेज की मात्रा आपकी कम होती चली गई, ऑक्सीजन आपकी बढ़ती चली गई। ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर क्या है, बीओडी आपकी पहले अचानक से बढ़ी और फिर नॉर्मलाइज हो गई, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका अचानक से घटा और फिर नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। अगर आपकी बॉडी उन्हें मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने कुछ खाया और मेरी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाई तो मेरी बॉडी में जमा हो गया केमिकल। अब मुझे समझ लो एक शेर ने खा लिया तो वो जो केमिकल है वो एज इट इज शेर की बॉडी में चला गया,
यानी अगला जो मुझे खा रहा है, अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो बैठा है, उसको भी बराबर हार्म है, उसको भी बराबर नुकसान है, राइट। इस तरीके से चीजें मैग्नीफाई होती जाती हैं, क्योंकि शेर अकेला मुझे थोड़ी खाएगा, एक और इंसान को खाएगा, एक और इंसान को खाएगा, ठीक है। तो उसकी बॉडी में 3 गुना केमिकल हो गया। समझ लो हम तीनों की बॉडी में 1-1 ग्राम कोई हार्मफुल केमिकल है, समझ लो मर्क्यूरी है, 1 ग्राम मुझ में, 1 ग्राम उसमें, 1 ग्राम उसमें। शेर ने तीनों को खा लिया भाई ऑल्टरनेट डे पे, उसकी बॉडी में 3 ग्राम हो गया ना, उसकी बॉडी में भी जाकर मेटाबोलाइज नहीं हुआ ना एक्सक्रीट हुआ, उसकी बॉडी में 3 ग्राम हो गया, तो उसको ज्यादा नुकसान है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर अक्यूमुलेट हो गया, और ट्रॉफिक लेवल पर ये आपका क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो और बढ़ता जा रहा है। तो एक्वाटिक फूड चेन में खासकर ये देखने को मिलता है हमें, जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है डीडीटी। डीडीटी आपका पानी के अंदर कितना प्रेजेंट है, 0.003 ppb यानी पार्ट पर बिलियन। 1 बिलियन में यानी 100 करोड़ में से एक पार्टिकल जो है, इनफैक्ट एक भी नहीं, 100 करोड़ में से 0.003 पार्टिकल जो है वो आपके किसके है, डीडीटी के हैं। बट यहां पर क्या हुआ, जब जू प्लैंकटन ने काफी सारे पानी को यूटिलाइज किया तो इसके अंदर क्या हो गया, अमाउंट 0.004 ppm। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में से 0.04% कह रहा हूं, 0.04 पार्टिकल आपके किसके आ गए, डीडीटी के आ गए। यानी कितना बड़ा, यहां पर देखो 0.003 पार्ट पर बिलियन, ठीक है। अगर आप इसे मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दो और 1000 से, तो क्या हो गया 0.30 और आगे लग जाएंगे, 0.00003 पार्ट पर मिलियन। इतना आपका वाटर में था, ठीक है। अब जू प्लैंकटन में कितना गया, जू प्लैंकटन में आपका गया 0.04 ppm। और आपका जू प्लैंकटन के बाद स्मॉल फिश में कितना गया, स्मॉल फिश में आपका गया 0.5 ppm, ठीक है। लार्ज फिश में आपका 2 ppm, और फिर आपका 25, लार्ज फिश में आपका 2 ppm, एंड देन आपका जो बर्ड है उसमें 25 ppm। अब देखो ये कितना कितना बढ़ा, सबसे बड़ा उछाल कहां पर आया ये हमें देखना है। 0.04 ppm टू 0.5 ppm लगभग 10 गुना बढ़ा, 12.5% 5 गुना कह सकते हैं, लेकिन 10 गुना मान लो मोटा मोटा। 0.5 ppm टू 2 ppm आपका कितना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। 2 ppm से 25 ppm लगभग आपका 12.5 गुना बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। यहां पर देखो मेरे भाई आपका कितना हुआ, यहां पर देखो आपका 10,000 गुना बढ़ा ना, 4 0 का फर्क आ रहा है, 10,000 गुना बढ़ा। यानी पानी से जब जू प्लैंकटन में चीजें जाते हैं तो सबसे ज्यादा उछाल आता है, उसके बाद आपका ये जो अमाउंट है बढ़ते बढ़ते बर्ड्स में बहुत ज्यादा हो गया। अब बर्ड का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डीडीटी की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनका कैल्शियम का जो शेल है वो लेबाइल होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है तो इनके अंडे जो है वो अब आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, यानी अंदर जो बच्चा है वो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, और मैच्योर नहीं हो पा रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी, और धीरे धीरे जो बर्ड का नंबर है, बर्ड पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इस बायोमैग्निफिकेशन से बहुत ज्यादा हार्म होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एंड आपका फिश ईटिंग बर्ड्स को भी। लेकिन जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट जा रहा है बर्ड, उसको सबसे ज्यादा नुकसान है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना, कि जैसे सीवेज है या एग्रीकल्चर वेस्ट है या फर्टिलाइजर जो है, अगर ये वाटर बॉडी में छोड़े गए हैं है ना, तो वहां पर प्लैंकटन की और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, तो वहां पे एल्गल ब्लूम आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि बहुत सारे एक्सेसिव एलिमेंट्स वहां पर आ चुके हैं जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो दे कट ऑफ लाइट फ्रॉम सबमर्ज प्लांट कॉजिंग देयर डेथ। अब सरफेस पर बहुत सारा एल्गल ब्लूम बन चुका है, तो नीचे के जो प्लांट्स थे जो पानी के अंदर रहते हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं जा रही, लाइट नहीं जा रही, तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अलग अलग कलर आ जाएंगे वाटर बॉडी में, जिस कलर का आपका ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा उसी कलर का आपको वाटर बॉडी देखने को मिलेगी। अब ऑक्सीजन जो है ये खत्म होती जा रही है वाटर बॉडी की, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जा रहा है, तो एक्वाटिक एनिमल्स की भी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और
बहुत जल्दी जो है आपका क्या होगा, जो वाटर बॉडी है वो भर जाएगी एंड उसकी एजिंग हो जाएगी। टेरर ऑफ बंगाल हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आइसोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, ये एक एक्वेटिक वीड है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है। अगर आप किसी वाटर बॉडी के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बहुत तेजी से वहां पर ग्रो करेगा, पूरी की पूरी वाटर बॉडी में फैल जाएगा और पूरे सरफेस को कवर कर लेगा। तो अंदर रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन तक ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं पहुंचेगी, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी, सिर्फ टेरर ऑफ बंगाल ही वहां पर बचेगा। राइट, सो इट कॉज एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। सिर्फ वाटर में आइसोर्निया बचेगा, बाकी और कोई भी नहीं। अगर देखते हैं आप यूट्रोफिकेशन को, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। धीरे धीरे एजिंग ऑफ लेक होती है, लेकिन हजारों सालों में। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें केमिकल बढ़ाते जाएंगे, चीजों की डेथ जो है जल्दी और अच्छे रेट पर होने लगेगी। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन या कल्चरल यूट्रोफिकेशन, क्योंकि ये आपकी अब फास्ट हो चुकी है, ये आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से तेज हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था। आर्कटा एक छोटा सा शहर है जो कि कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट के ऊपर प्रेजेंट है, और उसी के पास है हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कहा भैया हम कन्वेंशनल मेथड का तो इस्तेमाल करेंगे ही, यानी सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोराइन ट्रीटमेंट, इनका तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इनोवेटिव अप्रोच भी लगाएंगे। आपने हमें जो 60 हेक्टेयर की जमीन दी है, इसको हम 6 टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे, 6 कनेक्टेड मार्शेस में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, और वहां पर अलग अलग क्या लगाएंगे हम लोग, बैक्टीरिया लगाएंगे, अलग अलग एल्गी लगाएंगे, अलग अलग फिशेस उगाएंगे, अलग अलग फंगस उगाएंगे, प्लांट उगाएंगे, जो खराब वाटर से जो बेकार एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करें, मेटाबोलाइज करें, एंड बाकी जो साफ पानी है वो आगे आपका चला जाए। और आर्कटा के लोगों ने कहा भैया अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं कॉल्ड फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। अब आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जिंदगी भर हम हिफाजत करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए नॉर्मली हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो इकोसैंड टॉयलेट्स तैयार किए गए इन केरला एंड श्रीलंका, जहां पर आपका ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स बनाए गए। अब जो ड्राई कंपोस्ट बना है उसको हम एज अ मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जमीनों में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, एंड पानी भी वहां पर बच रहा है, चीजें आपकी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में निकल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स की, यानी ऐसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आपका सॉइल के ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, वीडीसाइड का जो यूज है वो बढ़ा है, और जैसे ही आप इन्हें स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो सॉइल भी इन्हें क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और हम यूजुअली ये जो है ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वीडीसाइड है तो वो सिर्फ वीड को मारेगा, इंसेक्टिसाइड है तो वो सिर्फ इंसेक्ट को मारेगा, लेकिन कई बार वो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को भी मारता है, जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। हर एक जीव जंतु की स्पेशलिटी है कुछ, हर एक जीव जंतु इकोसिस्टम में कैसे ना कैसे कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप उसे मार दोगे तो इकोसिस्टम के बीच का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हट जाएगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को मारना इज नॉट गुड, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो एक तो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो सॉइल में ये केमिकल जाएंगे जो कि आपके वाटर बॉडीज तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो यूट्रोफिकेशन जो है वो भी यहां पर और बढ़ेगी। तो इसीलिए कहा गया कि रेदर देन यूटिलाइजिंग द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, हम लोग क्या करें, जीरो वेस्ट प्रोसीजर का इस्तेमाल करें, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया डागर साहब का एक्सपेरिमेंट। डागर साहब जो है ये रिसोर्सेज को मैक्सिमली यूटिलाइज करते थे। तो रमेश चंद्र डागर साहब जो है इन्होंने कहा कि यार मैं सब कुछ करता हूं, मैं मक्खी पालन भी करता हूं, मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता हूं, मैं खेत में भी काम करता हूं, मैं जो है अपना बेसिकली काफी सारे काम करता हूं, मैं डेयरी का भी काम करता हूं, और हर चीज एक दूसरे से उन्होंने कनेक्ट कर रखी है। और आज के दिन में ये 5000 से भी ज्यादा फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब के थ्रू। ठीक है, अब जो गोबर बन रहा है गाय का, उसको एज अ मैन्योर तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, खाद की तरीके से तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उससे बायोगैस भी बना रहे हैं। इन्होंने जो हार्वेस्टेड वाटर
इकट्ठा किया है, उसको ये गाय भैंसों को पिलाने में भी इस्तेमाल में ले रहे हैं, उसको ये खेत में भी डाल रहे हैं फसल उगाने के लिए। तो हर तरीके से इन्होंने चीजों को बहुत मैक्सिमल लेवल तक यूटिलाइज किया है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट अप्रोच दैट एनीवन कैन सी, जिसमें जीरो वेस्ट आपका यहां पर हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्त हम लोग सॉलिड वेस्ट की। अब सॉलिड वेस्ट होता क्या क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट आपका ह्यूमन एक्टिविटी से बनता है। इसके अंदर आता क्या क्या है, आप तो जानते हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट इसके अंदर आता है, यानी हमारे घर का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये सारा जो वेस्ट है ये आपका डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट में आता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी निकल रहा है। माइनिंग वेस्ट, माइनिंग से जो भी निकल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वेस्ट, जो आपका गैजेट से निकल रहा है। एंड हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारी चीजें आपकी कहां आती हैं, सॉलिड वेस्ट में आती हैं। यानी आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, ऑफिस से जो कचरा निकल रहा है, दुकानों से, सड़कों से जो कचरा निकल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो कचरा निकल रहा है, सीवेज का जो कचरा है, ये सारा का सारा क्या है भैया, म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो हमारे घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, कॉर्पोरेट टावर से निकलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप देखें तो इसमें इफ्लुएंट है, स्लज है, स्क्रैप है एंड फ्लाई ऐश है। यानी इंडस्ट्री से जो भी कचरा निकल रहा है वो भी आपका सॉलिड वेस्ट में आया। माइनिंग वेस्ट में आप देखेंगे माइनिंग डस्ट है और आपके स्लैग एंड स्लैग है। यानी अगर आप किसी चीज की माइनिंग कर रहे हैं तो वहां से जो कचरा निकल रहा है, जो डस्ट है वो जो उड़ रही है, दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड वेस्ट। एंड आपका टेलीविजन, मोबाइल जैसे गैजेट्स का जो वेस्ट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और हॉस्पिटल वेस्ट से आपके जो डिसइंफेक्टेंट्स निकल रहे हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं, सिरिंजेस हैं, बैंडेजेस हैं, आपकी पट्टियां हैं, वो सारी चीजें क्या है, आपकी हॉस्पिटल वेस्ट है। सारे सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। अब इनको आप लोग ट्रीट कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक कैसे कैसे कर सकते हो, कुछ बेसिक जो आपके आइडिया है वो है कि भाई रिकवरी कर लो, रिसाइकलिंग कर लो, जिस जिस चीज को रिसाइकल कर सकते हो उस चीज को रिसाइकल कर लो। आप लैंडफिल कर लो, यानी जमीन भर दो। जमीन में बहुत सारे गड्ढे हैं, जमीन भर दो कचड़े से। तो ऐसा बोला गया यार प्लास्टिक से जमीन भरेंगे, है ना, यानी क्या करेंगे, या तो ओपन लैंडफिल करेंगे, बाहर कोई बहुत बड़ा गड्ढा है उसको भरेंगे, या आपका सैनिटरी लैंडफिल करेंगे। एक गड्ढा खोदेंगे, उसको भरेंगे थोड़ा सा आइडियलाइज करके, चीजों को कंप्रेस करके। आप प्लास्टिक को कभी जलाओगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, आप देखना, राइट। प्लास्टिक की पॉलिथीन आप जलाओगे छोटे से पैलेट में, यानी एक गिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काफी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्टली जो चीज जैसी है उसको वैसा का वैसा आप डंप कर दो और उसके ऊपर मिट्टी ढक दो। लेकिन क्या होता है, ये जो चीजें हैं ना, जो केमिकल है, बारिश जब आती है तो ये अपने हार्मफुल जो केमिकल्स हैं ये सीपेज के थ्रू नीचे भेज देती हैं अंडरग्राउंड वाटर में, यानी जो पानी हमारे तक पहुंच रहा है वो गंदा होकर के आ रहा है। एंड दूसरी चीज ये है मेरे दोस्त कि यहां पर काफी चीजों को कंप्रेस करके, क्योंकि अब गड्ढे इतने भी ज्यादा नहीं है कि दुनिया के सारे कचड़े को समा सके, राइट। तो इसीलिए पूरा कचरा एज इट इज ना डाल करके उसको कंप्रेस करके डाला जाए। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, जब आप चीजों को कंप्रेस करते हो तो उससे जो धुआं निकलती है वो और ज्यादा बुरी है, क्योंकि आप जला रहे हो चीजों को तो आपकी बर्निंग हो रही है और कंबशन से आपके बुरे बुरे केमिकल्स निकलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट अप्रोच। आप चीजों को जलाओगे तो ये भी एक अच्छा अप्रोच नहीं है ना। सोर्स रिडक्शन, यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, बायोगैस एंड मैन्योर, जो चीज जहां यूज हो सकती है उसे वहां यूज कर लो, यानी रीयूज करो चीजों को। जैसे कि बायोगैस बना लो गोबर वगैरह से। और आप अगर किसी चीज को, पॉलिथीन को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो तो बार बार इस्तेमाल करो, सिंस एक बार आपके पास आ ही चुकी है कहीं से भी, तो उसको बार बार इस्तेमाल करो रेदर देन बाइंग अ न्यू पॉली बैग। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमेशा सिंपल ही होता है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं एंड इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर जूट बैग विद यू, क्लोथ बैग विद यू, है ना, और पेपर बैग विद यू, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि मैं प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद करा दूंगा यार, वो एक कंबरसम प्रोसेस है और हो सकता है ना ही हो वो चीज बंद, क्योंकि अगर बंद होनी होती तो गवर्नमेंट पहले से ही उसको करा देती, राइट। कुछ चीजों के सिर्फ कॉशन मिल सकते हैं। 75% जो इलाका है आपका एक सिगरेट पैकेट पे, उसमें ये जबड़ा बना होता है किसी ना किसी इंसान का, इससे कैंसर होता है। कितने लोगों ने पीनी छोड़ दी और कितने लोगों ने बनानी छोड़ दी, राइट। ये चीजें खुद से ही स्टार्ट होती हैं दोस्त। सामने वाला सिर्फ आपको जागरूक कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि अब मेरे को इस चीज पे काम करना है, देन यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स योर
राइट पाथ टुवर्ड्स योर राइट गोल। ठीक है भाई, 3 तरीके की अलग अलग चीजें होती हैं। बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारे माइक्रोब्स फंगस वगैरह क्या कर सकते हैं, आपके डिग्रेड कर सकते हैं, तो इन्हें डीप पिट में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, मेन्योर है ना, आपका सीवेज है, ये सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल है। तो इन्हें आप जमीन के अंदर डालोगे भी ये डिग्रेड हो जाएंगी और नॉर्मली आपकी मिट्टी में मिल जाएंगी। रिसाइक्लेबल वेस्ट, ये आपके ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि आपके रीयूज किए जा सकते हैं। जैसे कबाड़ी वाले जो भी चीज कलेक्ट करते हैं, रैग पिकर्स जो भी चीज कलेक्ट करते हैं, ये रिसाइकल कर ली जाती हैं, दोबारा से तैयार कर दी जाती है। जैसे कांच की बॉटल्स हैं, तो कांच को पिघला करके दोबारा से मोल्ड में डाल के नया कांच बनाया जा सकता है, नई शेप दी जा सकती है। प्लास्टिक के साथ भी सेम है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है ही, नॉन रीयूजेबल भी है। 2 तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं आपकी, आपको पता होगा कि एक तो थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो कुछ बहुत हार्ड प्लास्टिक्स होती हैं जिनको आप दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते। जैसे आपके कुकर का जो हैंडल होता है, वो जिस प्लास्टिक से बना हुआ है वो आप दोबारा मोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो इन्हें लैंडफिल में डाला जाता है यूजुअली। जैसे आपके प्लास्टिक है, बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, ये सारी चीजें आपकी यूजुअली रीयूज नहीं करी जा सकती। अगर आप देखें हॉस्पिटल वेस्ट में, तो हॉस्पिटल वेस्ट की जो भी चीजें हैं उन सबको बहुत हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंसनरेशन। इन्हें इंसेनरेटर के थ्रू गुजारा जाता है जिससे कि वो चीजें क्या हो सके, प्योर हो सके। प्योर हो सके इन द सेंस कोई भी उसमें माइक्रोब जो है वो ना बचे और सब जल के खाक हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज इंसेनरेशन प्रोसेस। बहुत हाई टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो होते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से निकलते हैं, है ना। तो या तो इनको इंसनरेट करेंगे या लैंडफिल में डालेंगे, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, ये आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकते हैं वाया सीपेज। तो यूजुअली क्या किया जाता है, इनको रिसाइकल किया जाता है, किसी और गैजेट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, इनको किसी दूसरे गैजेट के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर आपको प्लास्टिक वेस्ट कम करना है तो अहमद खान साहब की केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने पॉलीब्लेंड तैयार किया, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और उन्हें बिटुमेन के साथ मिलाया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो था फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज प्लास्टिक वेस्ट, जो कि यूजुअली मार्केट में लोग ले रहे थे 40 पैसा में, लेकिन अहमद खान साहब ने कहा कि भाई तुम मेरे पास लेकर आओ ये पूरा का पूरा प्लास्टिक, मैं आपको 6 रुपए दूंगा पर केजी। यानी एक तरफ कोई सिर्फ 40 पैसा दे रहा है और एक तरफ अहमद खान साहब 6 रुपए दे रहे थे, यानी 15 गुना का ज्यादा मुनाफा। यानी कोई कबाड़ी वाला अगर सिर्फ प्लास्टिक बेच करके 1000 रुपए कमा रहा था, तो आज के दिन में वो 15,000 रुपए कमा सकता है अगर वो अहमद खान साहब के पास जाता है उस प्लास्टिक को लेके। तो 2002 में अहमद खान साहब ने 40 किलोमीटर की एक रोड बनाई बेंगलोर के अंदर, बाय यूजिंग द वेरी सेम टेक्निक, बाय यूजिंग द वेरी सेम टेक्नोलॉजी ऑफ पॉलीब्लेंड। और ये रोड बहुत ज्यादा बेहतरीन थी, नॉर्मल रोड्स के कंपैरिजन में ज्यादा टिकी भी। रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर हम बात करें, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ये आपका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है लीथल होती हैं, जानलेवा हो सकती हैं। 3 माइल आइलैंड और चर्नोबाइल के इंसिडेंट्स के बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आज यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च करिएगा, खासकर ये वाला इंसिडेंट, चर्नोबाइल इंसिडेंट। आपको पता लग जाएगा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है, कितने लोगों की जान जा सकती है इस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से, राइट। तो ये जो है बहुत लीथल होते हैं, डायरेक्टली हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज करते हैं एंड अल्टीमेटली वी कैन गेट कैंसर, हमें कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका प्री ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसे जमीन में 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर का डीप गड्ढा खोदते हैं और उसके चारों ओर शील्ड लगाते हैं, बढ़िया कंक्रीट की वॉल्स बनाते हैं, मोटी मोटी वॉल्स बनाते हैं, बहुत मोटी मोटी वॉल्स बनाते हैं, हमारे घर से भी 5-5, 6-6 गुना मोटी वॉल्स। और उनको बाकायदा एक ढक्कन से ढका जाता है, एक मेटल के ढक्कन से ढका जाता है, उसके ऊपर फिर कंक्रीट वॉल लगाई जाती है और उसे पूरा सील कर दिया जाता है और आधे किलोमीटर नीचे जो है उसे गाड़ दिया जाता है। ये कंक्रीट वॉल और ऊपर इतना मोटा ढक्कन क्यों है, इनकेस अगर ये इनमें कुछ फिजन फ्यूजन स्टार्ट हो जाए तो भी आपकी ऊपर तक वो कंपन ना आए, ऊपर तक वो दिक्कत ना आए। एंड सेकेंडली ये चीजें रिस कर और नीचे ना जाए, इनकी सीपिंग कम हो, दैट्स वाई इनके ऊपर एक बहुत मोटी दीवार जो है वो खड़ी कर दी जाती है।
नाउ इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस क्या होता है? कुछ पौधे उगाए जाते हैं ग्लास कंटेनर में, जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब जो ग्लास है, जैसे आपकी गाड़ी का एग्जांपल आप लो, आप कहीं धूप में गाड़ी खड़ी करके चले जाइए, आप आएंगे आधे घंटे बाद, तब तक आपकी गाड़ी एकदम तप चुकी होगी। अगर आपके पास महंगी गाड़ी है तो आप पहले एसी ऑन करोगे 10-15 मिनट के लिए, जो कि आजकल हो जाता है गाड़ियों में कि आप पहले ही एसी ऑन कर रहे हो, जब तक आप आ रहे हो गाड़ी ठंडी हो जा रही है। बट हम जैसे जो गरीब लोग हैं, अगर आप जाकर के देखोगे, गाड़ी में बैठोगे, तो अल्टीमेटली पहले तो सीट से उछलना पड़ेगा आपको एक बार बैठ करके। सेकंड मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि अंदर इतनी गर्मी हो चुकी रहेगी जिसको आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर की गर्मी अंदर तो रह जा रही है, बाहर नहीं जा पा रही। तो देयर इज ओनली वन वे ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन अंदर आ गई, बट अंदर ही अंदर घूमती रही, ट्रेवल करती रही, बाहर नहीं जा पाई। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ ग्रीन हाउस। और सेम चीज हो रही है हमारे अर्थ के साथ। क्या हो रहा है कि रेडिएशन अंदर तो आ रही है, सिर्फ एक छोटा जो फ्रैक्शन है वो अपने आप को रीएमिट कर पा रहा है, बाकी क्या कर रही है, अर्थ की बची हुई लेयर से टकरा टकरा कर अंदर ही आपकी री रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है। सो कुछ ऐसे गैसेज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कुछ ऐसे गैसेज हैं जिन पे अगर आई हुई रेडिएशन टकराई है तो ये आपकी वापस यहीं यहीं आ जाएगी घूम घुमाकर। ये गैसेस आपकी रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, बल्कि अंदर ही फेंक देती हैं। अब रेडिएशन अंदर बहुत ज्यादा आती जा रही है, तो हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम इसे कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो पूरी दुनिया यानी ग्लोबल वार्म हो रही है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। यानी जैसे एक छोटा सा कांच का चैम्बर गर्म हो जाता है, उसके अंदर ही रेडिएशंस घूमती रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती, वैसे ही आपका यहां पर भी अर्थ गर्म होता जा रहा है, क्योंकि रेडिएशन अंदर आ रही है, एक छोटा फ्रैक्शन ही बाहर जा रहा है, बाकी सारी रेडिएशंस अंदर की साइड ही पंप कर दी जा रही है। राइट? तो काफी सारी ऐसी गैसेज हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड योर N2O, जो कि आपकी क्या करती है, इस अर्थ के अंदर ही रेडिएशंस को फेंकती रहती है। और अर्थ इस चक्कर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। इसके रिपरकशंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले आपकी सोलर रेडिएशन जो है ये अंदर आई, स्मॉल प्रोपोर्शन यानी एक छोटा सा जो टुकड़ा है, सिर्फ वही आपका रिफ्लेक्ट हुआ बाहर की साइड, है ना। और ऑलमोस्ट आधा जो है, अगर 100% सन रेडिएशन आ रही है तो 50% जो है अर्थ के सरफेस पर पड़ी और इसे गर्म करने लग गई। मेजर प्रोपोर्शन जो है ये री एमिट कर दी गई और एटमॉस्फेयर में दोबारा से एब्जॉर्ब हो गई वाया CO2 एंड CH4। यानी इन्हें वापस भेजने की फिराक में थे हम लोग, लेकिन ऊपर CO2 और CH4 प्रेजेंट है, जिन्होंने इस रेडिएशन को वापस अंदर की साइड ही री रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अंदर क्या है, आपकी हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और रिपीटेटिवली ये साइकिल आपकी इसी तरीके से चलती रहती है। तो ग्रीन हाउस के साथ जो हुआ था वही हमारे अर्थ के साथ हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। 60% जिम्मेदार है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, 14% आपका जिम्मेदार है CFC, 20% आपका जिम्मेदार है मीथेन एंड 6% N2O। तो अगर आप एक रिलेटिव मार्क लेना चाहो, सबसे पहले CO2, देन आपका CH4, देन आपका CFC, देन आपका N2O। परसेंटेज क्या है दोस्त, यहां पर 60%, यहां पर क्या है आपकी 20%, यहां पर क्या है आपकी 14%, यहां पर क्या है आपकी 6%। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के आज कितना होता है ग्लोबल टेम्परेचर, -18 डिग्री सेल्सियस। जबकि आज के दिन में एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हम बोलेंगे सर 15 थोड़ी, हमारे यहाँ तो 40 पड़ता है, हमारे यहाँ 30 पड़ता है। भैया पोलर रीजन्स भी है ना, वहां पे नेगेटिव में है। ओवरऑल पूरे अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। और इससे हमें काफी सारे हार्म भी हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके एनवायरमेंट में खराब खराब चेंजेस आते जा रहे हैं, क्लाइमेट अपने हिसाब से चेंज हो रहा है और समुद्र का लेवल इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइस शीट्स जो है पिघल रही है। तो अब करें क्या सर? अब भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को रोकना पड़ेगा, एनर्जी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, पेड़ जो हम काट रहे हैं उसकी गति को कम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे।
और ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर भी एक चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो बहुत बेसिक है। रोटी के लिए हमें खेत चाहिए और खेत बचे हैं कम, राइट। मकान के लिए भी हमें जमीन चाहिए और जमीन बची है कम, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं वहां पर घर बनाने के लिए, तो जंगल कम बच रहे हैं ना फिर, तो अल्टीमेटली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक चेक लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो रिसोर्सेज है, अवेलेबल रिसोर्सेज, उनको यूटिलाइज करके हम बेटर प्रोस्पेक्ट्स क्रिएट कर पाए फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो, राइट। अब देखिए भैया, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन एक केमिकल है जिसे हम O3 कहते हैं, जो कि आपका यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हमारे ऊपर यूवी रेडिएशंस गिर जाते हैं तो हमें स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, और आई से संबंधित भी, आंख से संबंधित भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दो प्रकार की ओजोन है, बैड ओजोन, गुड ओजोन। सॉरी यार। गुड ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, इसे ही हम कहते हैं कि भैया स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। उसके नीचे जो ओजोन लेयर है, उससे ऊपर तो परत का काम कर रही है, लेकिन नीचे जो है, जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, ये आपकी हार्म करती है प्लांट्स और एनिमल्स को। तो एज अ गैस हमें ओजोन का कुछ नहीं करना, हमें खानी नहीं है ओजोन, हमें इनहेल नहीं करनी है। अगर ये ऊपर एक पर्दे की तरह प्रेजेंट है और ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा रही है, तो हमें इससे बस उतना ही चाहिए। सॉरी। अब यूवी रेडिएशन जो है ये इंजूरियस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये डीएनए और प्रोटीन में आपका म्यूटेशन कॉज करती है, और इनके बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो ये आपके कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहां पर सीएफसी की मात्रा बढ़ती जा रही है, अब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें क्या है, क्लोरो मतलब क्लोरीन है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन है, एंड कार्बन है। तो इसका जो क्लोरीन है ना, ये क्या करता है दोस्त, कैटलिस्ट का काम करता है। अब हमारा जो ओजोन है, इसको ये क्या करता है, ऑक्सीजन और एक सिंगलेट ऑक्सीजन में तोड़ता है, और क्लोरीन यहां पर क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है केमिस्ट्री के लॉस से कि जो कैटलिस्ट है वो तो यूज होता ही नहीं है रिएक्शन में, तो ये तो दोबारा से किसी ओजोन मॉलिक्यूल को पकड़ के बैठ जाएगा, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते जा रहे हैं, ये ओजोन लेयर को कंटिन्यूअसली तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक भी क्लोराइड मॉलिक्यूल अगर चला गया तो ओजोन लेयर को धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेगा, एक एक ओजोन मॉलिक्यूल को पकड़ करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। अब ऑक्सीजन हमारे लिए नीचे जरूरी है, क्योंकि हमारी सांस में ऑक्सीजन आना जरूरी है। सांस लेते टाइम हमें ओजोन से कोई मतलब नहीं है, हमें सांस लेते टाइम O2 चाहिए, O3 नहीं चाहिए। एज अ ब्लैंकेट हमें O3 चाहिए, O2 नहीं चाहिए। ऊपर कितना भी ऑक्सीजन हो उससे हमें क्या मतलब, हमारे पास थोड़ी आ रहा है भाई, राइट। तो ऊपर हमें O3 चाहिए, एक ब्लैंकेट चाहिए, और नीचे हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर आपका ऑक्सीजन बन रहा है, और नीचे अगर O3 प्रेजेंट है तो बैड है, ओजोन हमारे लिए किसी काम का ही नहीं। तो इसीलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये बहुत दिक्कत कॉज कर रहे हैं ऊपर जाके। जो थिकनेस है आपकी ओजोन लेयर की, डॉप्सन यूनिट में यानी DU में नापी जाती है, ठीक है। ये अलग से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सॉरी, अब देखो, अगर ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट होता रहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहां पर ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहे, तो एक बहुत बड़ा छेद बन जाएगा ओजोन की लेयर के अंदर, जहां पर ओजोन मॉलिक्यूल्स कटना स्टार्ट हो चुके हैं। इसे हम ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंसेस जो इस ओजोन को काटते हैं, इन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे आपके CFCs, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, बट इन्हें याद नहीं करना है, सो इस आर्टिकल को आप लोग छोड़ सकते हैं। UVB रेडिएशन अगर हम तक डायरेक्टली पहुंचती है तो ये हमारे DNA को डैमेज करती है और म्यूटेट करती है, तो ये हमें कैटरेक्ट दे सकती है, यानी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम दे सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस दे सकती है, एज वेल एज हमें कैंसर भी दे सकती है, स्किन कैंसर भी दे सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर को हम लोग टूटने ना दे, ब्रीच ना होने दे, अदरवाइज नीचे अगर UVB रेडिएशन आ गई तो बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग अंधे हो जाएंगे, उनकी आंखें जो है काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। अब काफी सारे इंटरनेशनल एफर्ट भी लगाए गए ग्लोबल चेंज लाने के लिए, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी डेट पूछी जाती है और कहां हुआ ये पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में है, तो कनाडा में ये हुआ, कब हुआ, 1987 में हुआ। 1987 में 27 कंट्रीज ने कहा कि हम लोग ओजोन डिप्लीटेड सब्सटेंसेस के इस्तेमाल को कम करेंगे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करेंगे और ओजोन लेयर को बचाएंगे। 1987 में ये काम हुआ।
क्योटो प्रोटोकॉल, अब नाम ही क्या है क्योटो, तो ये कहां हुआ, क्योटो में हुआ, है ना, ये आपका क्योटो में ही हुआ। एंड 1997 में यानी 10 साल बाद जो है इसकी कमेटी जो है बैठाई गई। तो अलग अलग कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और कहा कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकेंगे और कम से कम 5% का जो है डिक्रीज लेकर के आएंगे बाय 2008 टू 2012। इस साल तक हम लोग ग्रीन हाउस के गैसेस के एमिशन को रोक देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि काफी बार जो प्रोमिसेस लिए जाते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अच्छी अच्छी शपथें ली गई, जिसपे काम भी किया गया। कुछ हद तक कुछ देश सफल हुए उन चीजों को इंप्लीमेंट करने में, कुछ देश सफल नहीं हुए। देन बात करते हैं इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस की। यानी काफी बार क्या होता है, हमारे पास कुछ रिसोर्स है तो हम उसको इम्प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो पेड़ है किसी चीज का और इस पे से कितनी भी रिसोर्स तोड़ सकते हैं, है ना, बट दिस इज नॉट राइट। सॉरी, तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी यार, रिकवर कर नहीं पा रहा हूं मैं, खांसी जुकाम रह गई बट स्टिल, है ना, तो थोड़ा थोड़ा बीच में बियर कर लेना दोस्तों। तो यहां पर क्या है दोस्त, अगर आप सॉइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, उस जगह पर फसल नहीं बचेगी, सिर्फ डेजर्ट यानी रेगिस्तान बचेगा। सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी यूपर की जो उपजाऊ परत है आपकी सॉइल की वो बह करके आगे चली जाएगी। तो फर्टाइल टॉप जो लेयर है सॉइल की, ये फॉल्टी यूटिलाइजेशन से क्या हो सकती है, बह करके निकल सकती है और सिर्फ बैरन पैचेस बचेंगे, यानी आपके सूखी धरती जो है सिर्फ वो बचेगी। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, आप पेड़ काट रहे हो तो पेड़ क्या करते हैं, अपनी रूट से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। अब पेड़ तो है नहीं तो मिट्टी आपकी बह जाएगी नॉर्मली। ओवर ग्रेजिंग, जब आप बहुत ज्यादा चराओगे लोगों को एक पर्टिकुलर जगह पर, या ओवर कल्टीवेट करोगे और मिट्टी को रिकवर करने का टाइम नहीं दोगे, तो मिट्टी लूज पड़ी रहेगी और अल्टीमेटली वो बह करके चली जाएगी बारिश आते ही। अगर आप बहुत ज्यादा पानी दोगे एक जगह पर, बहुत ज्यादा इरिगेशन करोगे, तो मिट्टी के अंदर का जो सॉल्ट है, इनफैक्ट प्लांट के अंदर का भी जो मैटर है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि चीजें कैसे काम करती हैं, अगर समझ लो ये एक प्लांट है, ये प्लांट की रूट है और यहां बाहर बहुत सारा वाटर पड़ा हुआ है, ओवर इरिगेशन कर दिया आपने, बहुत ज्यादा वाटर पड़ा हुआ है, तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर वाटर पोटेंशियल कम है रूट के, तो क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, चीजें क्या करने लगेंगी, अंदर की साइड ट्रेवल करने लगेंगी। तो पानी अंदर जा रहा है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन पानी फिर भी बहुत ज्यादा है, तो ओवर पानी भी अंदर नहीं जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो यहां पर इस हाई वाटर को मैनेज करने के लिए अंदर से सॉल्ट बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और मिट्टी में भी आपका सॉल्ट आना स्टार्ट हो जाता है इस पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, तो किसी चीज को इतना भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर लॉगिंग, अगर आपने इतना पानी डाल दिया है कि वो लॉग हो चुका है, पानी जमा हो चुका है, तो सॉइल में सैलिनिटी आ जाएगी। वाटर लॉग सॉइल हैज पुअर एरेशन, यानी अगर कहीं आपने पानी डाल दिया है तो उसमें एयर तो आएगी नहीं, ठीक है, तो आपने एक्सेसिव इरिगेशन करी है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पानी आपका लॉग हो चुका है सॉइल में, पानी आपका जमा हो चुका है एक पूरे प्लांट के अराउंड। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस, अ क्रस्ट ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म्ड बोथ ओवर द सरफेस एज वेल एज अपर लेयर ऑफ द सॉइल। यानी अब सॉल्ट जो है वो सॉइल से बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है और क्रॉप के ऊपर भी जमा होने लग चुका है, जो कि अनफिट बनाता है आपके क्रॉप्स को। तो वाटर लॉगिंग की वजह से आपका सॉल्ट बाहर निकल चुका है मिट्टी से, जो कि आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक है फॉर द ऑर्गेनिजम्स जो कि वहां पर ग्रो करना चाहते हैं। तो आपकी जो क्रॉप है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। डिफॉरेस्टेशन क्या है दोस्त, डिफॉरेस्टेशन मतलब डी मतलब डिलीट होना, किसका, फॉरेस्ट का, यानी फॉरेस्ट का कटना इज डिफॉरेस्टेशन। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर 40% हो चुकी है और 1% हो चुकी है टेम्परेट फॉरेस्ट में। क्योंकि भाई अगर आप कहीं पर पेड़ काट रहे हो तो आपको वहां से लकड़ियां भी तो उठाकर लानी पड़ेंगी। अब हम जिस इलाके में रहते हैं दैट इज ट्रॉपिकल इलाका। तो ट्रॉपिकल इलाके में तो आप 40% जंगल को साफ कर चुके हो, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं। समझ लो भाई हमारे घर के 30 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहां से लकड़ी काटी, ट्रक में डाली और ले आए। लेकिन टेम्परेट रीजन में कौन जाएगा भाई, नॉर्थ पोल पे कौन बेवकूफ जा रहा है लकड़ी काटने। तो वहां के जंगल ज्यादा सेफ है वहां पे, क्योंकि हम लोग कभी गए ही नहीं।
वहां पर स्पीसीज जो है वो भी अभी तक बहुत कम ही आइडेंटिफाई हुई है, क्योंकि वहां पर हम लोग डिस्कवरी करने गए ही नहीं है, बहुत कम गए हैं। सिमिलरली वहां के जंगल भी जो है बहुत कम कटे हैं, क्योंकि वहां की रीच ही बहुत कम है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये सबसे ज्यादा बड़ा मेजर कॉज है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि पेड़ काटकर हम लोग एग्रीकल्चर के लिए लैंड तैयार करें, या ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भाई सोसाइटी तैयार करें, या हम टिम्बर वुड ले जाए, फायर वुड ले जाए, या अदर पर्पजेस के लिए इसे इस्तेमाल करें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना विकास जो है उसको ऊपर रखें। और सबसे बड़ा जो रीजन था पहले वो था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, क्या करते थे? झूम झूम के खेती किया करते थे, झूम खेती से कहा जाता था। स्लैश एंड बर्न का मतलब समझ लो, मुझे एक पर्टिकुलर जंगल मिला और मुझे वहां पर खेती करनी है, मैं वहां के सारे पेड़ों को काटकर उसमें आग लगा दूंगा। अब आग लगा दूंगा तो राख मिल जाएगी मुझे, यानी कि इनऑर्गेनिक खूब सारा न्यूट्रिएंट उस सॉइल के अंदर जमा हो चुका है, यानी अगले 3 4 5 साल के लिए वो सॉइल बहुत ही ज्यादा उपजाऊ रहेगी, खेती के लिए बहुत ज्यादा मस्त रहेगी। लेकिन मैंने पूरा जंगल काट दिया उसके लिए। अब 4 5 साल तक जब तक वहां पर खेती हो रही है, मुझे लगा चलो भाई जिंदगी सेट है, तो वहां पर रहे। और बाद में जब वहां की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई तो हम कहीं और शिफ्ट कर गए, कहीं और के जंगल को काटा। तो ऐसे बहुत सारे जंगल काटे गए झूम कल्टीवेशन के चक्कर में। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है भैया? डेजर्टिफिकेशन हो रही है, यानी रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जब तक पेड़ नहीं होंगे, आप क्या करते हो? पेड़ क्या करता है भैया? सॉइल से वाटर उठाता है और फिर उसे ट्रांसपायर करके दुनिया को देता है। अब सॉइल से पानी खुद ब खुद थोड़ी इवेपोरेट होकर दुनिया में चला जाएगा, राइट? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सीधी सीधी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन करना है हमें, यानी पेड़ लगाने हैं, तब जाकर के सारी चीजें ठीक होगी, और पेड़ कटने से भी बचाना है। तो एक जो इंपॉर्टेंट यहां पर केस स्टडी आती है वो है बिश्नोई की। जोधपुर के राजा साहब ने 1731 में कहा कि मुझे एक नया महल बनाना है और लकड़ी का महल बनाना है, तो एक गांव में जाकर के लकड़ियां लेकर के आइए। तो अमृता देवी और उनकी 3 डॉटर्स ने, और भी काफी सारे लोग थे, उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया कि भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे इस पेड़ को, अगर आपको पेड़ ले जाना है तो हमें भी काट दो। तो सिपाहियों ने उन्हें भी काट दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज चिपको मूवमेंट। गढ़वाल हिमालय की बात है 1974 की। चिपको मूवमेंट में जो औरतें हैं उन्होंने पेड़ को हक कर लिया, लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्टर की मजाल नहीं थी कि अब कुछ कर दे। तो ऐसे जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, उन्होंने ऐसे प्रोसेसेस को सफल बनाया। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है भैया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या कहा गया कि कुछ लोग जो ऑलरेडी जंगल में रहते हैं, जो जंगलवासी होते हैं ना, उनके साथ आपकी गवर्नमेंट ने मिलकर एक नोशन जो है वो पास किया। उन्होंने कहा कि आप जंगल में रहते हो, आपको जंगल से बहुत प्यार है, दैट्स वेल एंड गुड। आप जंगल से जो भी रिसोर्सेज लेना चाहते हैं लीजिए, आप गम्स लीजिए, आप रेजिन्स लीजिए, आप फ्रूट लीजिए, आप लकड़ी लीजिए, आप जैसे रहते हैं आप वैसे रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें विकास के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी हम वो काम करते जाएंगे, आप भी यहाँ पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर ज्वाइन कर लिया गया आपके जंगलवासी लोगों को एज वेल एज गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अमृता देवी जी जो कि बिश्नोई समाज की एक आइडल है, उनके नाम पर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड रखा गया। कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाता है, बहादुरी दिखाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। दिस वॉज आवर चैप्टर एनवायरमेंट इश्यूज। आपको यहां पर एनसीईआरटी की लगभग सारी की सारी लाइंस मिल चुकी हैं। आपको मेरा यहां पर हैंड रिटन माइंड मैप मिल चुका है, जो कि मैं और अच्छे तरीके से बना रहा हूं, है ना। मैं एक ड्राइंग शीट पे बना रहा हूं सारे के सारे माइंड मैप्स, वो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा बहुत जल्दी। एंड मेरे दोस्त यहां पर आपको क्या करना है, अब एनसीईआरटी को एक बार खुद से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। इस लेक्चर को देखते ही, एज सुन एज योर लेक्चर्स गेट कंप्लीटेड, देखते ही भैया भागो एनसीईआरटी की तरफ, है ना। और जो 2 स्लाइड है इनको साथ साथ लिख लेना, क्योंकि बहुत प्यारी स्लाइड्स हैं यार, है ना। इनमें काफी सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट वे में बताई हुई। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो विपू भाई ओपी लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बिकॉज वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मोस्ट लेंथीएस्ट टॉपिक
ऑफ होल 11th एंड 12th क्लास, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब एक चैलेंज है कि उसको हम 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करेंगे, बट क्रक्स ऑफ द क्रक्स आप लोगों के लिए आने वाला है उस चैप्टर का। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बने रहें और बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं अगले सेशन में। खांसी वासी के लिए माफी, आने वाले टाइम में थोड़े और एनर्जेटिक लेक्चर होंगे। ये भी एनर्जेटिक था ऑब्वियसली, बट स्टिल कुछ कमियां हैं जो गले की वजह से सही नहीं गई, विच आई विल बी करेक्टिंग इन फ्यूचर टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।